YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। वो विषय है पेन मैनेजमेंट। ये पेन मैनेजमेंट के बारे में आज के समय में अगर देखा जाए तो लोगों को ये पेन एक बहुत बड़ा बीमारी के रूप में संपूर्ण मानव जगत में इन्होंने अपना पैर पसार चुका है। और ये पेन की रूट कॉज को अगर जानना चाहे, पेन क्यों उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से फीवर कोई डिजीज नहीं है, ठीक उसी प्रकार से पेन भी कोई बीमारी नहीं है। तो पेन क्या है? पेन इज वन टाइप ऑफ सिम्टम। पेन हमें चोट लगने से भी पेन हो सकता है, इन्फेक्शन से भी पेन हो सकता है, वहां पे कुछ अवरुद्ध हो रहा है, उस अवरुद्ध होने से भी वहां पे पेन हो सकता है। पेन नॉर्मली रूप से रूट की आवागमन के विरोध में भी पेन उत्पन्न होता है। और ये सारी पेन किसी ना किसी कारण को दर्शाता है कि उस कारण के वजह से हमारे शरीर में वो पेन प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले पेन को दूर करने के लिए हमें उसके रूट कॉज तक पहुंचना पड़ेगा। और रूट कॉज में खास करके हमें देखना पड़ेगा किस वजह से ये पेन हो रहा है। हमारी बॉडी का जो निर्माण शैली है वो जल से, और जल है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे मिनरल्स हैं, ये सारी चीज से हमारी बॉडी का निर्माण हो चुका है। पेन साधारणतः हम अगर देखें, पेन इज द क्राइंग ऑफ द बॉडी एंड पेन इज द नीड ऑफ द बॉडी एंड पेन इज डिमांड ऑफ द बॉडी। ये पेन जैसे छोटा सा बच्चा मां के गोद में क्या करते हैं, वो रोते हैं। केवल उनका पेशाब लगे तब भी रोना, भूख लगे तब भी रोना, हर बात पे रोना होता है। और माँ इतनी टैलेंट होती है कि बच्चे के रोने के माध्यम से ही ये डायग्नोसिस कर लेते हैं कि बच्चे का अभी भूख लगा है, बच्चे का आपने पेशाब किए हैं, बच्चे ने अभी ये किया है, पेट में दर्द हो रहा है। ये सारे डायग्नोसिस माँ कर लेती हैं, जैसे माँ एक सबसे बड़े डॉक्टर के रूप में एक बच्चे के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार से एक डॉक्टर के पास बहुत लोग पेन के लिए आ रहे हैं, पेन को लेकर आते हैं, और उस पेन का कारण वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, पेन का कारण वहां इन्फेक्शन हो सकता है, पेन का कारण वहां इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये सारे कारण को हम जब ढूंढते हैं, जब हम देखते हैं, तो इसका जो पैथोजिन है वो पैथोजिन कहीं बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल हो सकते हैं, और विभिन्न तरह के ये कारण सेप्टिसेमिया में भी जाते हैं, तब भी वो बैक्टीरिया होता है जिससे ये पेन होता है। तो ये सारे जो पेन का जो एक लक्षण है, ये पेन या तो इन्फेक्शन से होगा या तो डेफिशिएंसी से होगा। हम देख चुके हैं चिकनगुनिया और डेंगू के केस में लोग पेन से कराते हैं। हम देख चुके हैं आर्थराइटिस के केस में जोड़ों का दर्द से लोग परेशान रहते हैं। हम देख चुके हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, हम देख चुके हैं पॉलीआर्थराइटिस में। ऐसे बहुत सारे जो आर्थराइटिस का मतलब ही होते हैं, ये भी एक प्रकार का सोइलिंग है, और कार्टिलेज बोन्स के ऊपर सोइलिंग आ जाते हैं, और वो दोनों जो बड़े बोन्स हैं, दो बड़े बोनों के रगड़ से वो कार्टिलेजेंस वहां से हट जाता है, और उसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड वहां से धीरे धीरे रिड्यूस या खत्म हो जाते हैं, जिसके वजह से दोनों हड्डी का रगड़ होती है, जिससे कार्टिलेज भी खत्म हो जाते हैं, और इससे लॉकिंग ऑफ जॉइंट शुरू हो जाती हैं, जो एक घातक बीमारी होते हैं। और इस सब का जो कारण देखा गया, वो मेन कारण होते हैं इम्बैलेंस ऑफ विटामिन्स एंड इम्बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ आवर्स बॉडी, एंड दैट कॉजेज क्या पेन। तो ये पेन का बहुत सारे हम जब इसको पैथोलॉजिकल जांच जब करते हैं, ESR बढ़ जाती है, उसमें CRP बढ़ जाती है, और ये सारी चीजें हीमोग्लोबिन कम होने से भी हमारे बॉडी का जो पेन है, पेन भी बढ़ने लगते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी पेन होना शुरू हो जाता है, सीरम क्रिएटिनिन के बढ़ने से भी पेन होना शुरू हो जाते हैं। फिर पायरॉक्सिन की जो टॉक्सिक होता है,
फीवर उत्पन्न करने वाला, उससे फीवर से भी बॉडी में पेन बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल बढ़ने से भी पेन बढ़ जाता है। मिथाइल कोबालैमिन की कमी से भी पेन बढ़ जाता है। तो ये जितने जितने चीजें, जो चीजें से हमारी बॉडी में पेन बढ़ता है, वो सारे चीजों को जब हम बैलेंस करते हैं तभी जाकर के हम इस पेन को कम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि हमारी पेन की मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आहार विहार में तब्दीली करना पड़ेगा, आहार विहार में चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे अगर पेन हमारी बॉडी में हो रही है, ठंडी पानी का प्रयोग ना करें, खट्टा नींबू का प्रयोग ना करें, खट्टे चीज का प्रयोग ना करें। ये जो ठंडा पानी, खट्टा चीजें, ये हमारी बॉडी के पेन को बढ़ा देती हैं। हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उसकी व्यवस्था करें, उनकी उसी अनुपातिक में, जैसे हम अनार है और भी जो चीजें हैं जो हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाएं, उस चीज को हम खाएं। और जैसे हमारा मिथाइल कोबालैमिन जब कम हो जाती है तो मिथाइल कोबालैमिन को बढ़ाने के लिए हम अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं और मेथी का साग ले सकते हैं। यह हमारे मिथाइल कोबालैमिन को बढ़ाते हैं। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम नेचुरली खजूर का प्रयोग कर सकते हैं और खजूर का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, जो बादाम है, इसमें दूध है और ये साबूदाना है, ये भी हमारी जो कैल्शियम की मात्रा है ये बॉडी में बढ़ा देते हैं। तो खास करके बॉडी में मिथाइल कोबालैमिन और जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम हमारी बॉडी को पेन को क्रिएट करते हैं। तो हमारी बॉडी की जो बैलेंसिंग जो फैक्टर है उस पे ध्यान रखते हुए सबको बैलेंस करेंगे तो हम इससे आराम पा सकते हैं। सरसों का तेल, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम किस तरह से इस पेन को हम कम करने के लिए क्या प्रयोग करें? कहता हूं कि मेथी का दाना ले लो और अदरक सूखा आटा जिसे सोट कहते हैं, वो आप ले लो। सरसों के तेल के अंदर हल्की आंच में उसको गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद उस तेल को लेकर के आप मालिश कीजिए। आपका दर्द जहां पे है वो दर्द में कमी आती है। आपका पेन है तो आपका वहां पे कई सारे तरीके के हैं, जैसे हमारे पास हल्दी है, हल्दी को पीस करके उसके साथ थोड़ा सा नमक मिला करके, जो स्वेलिंग है, मोच लगती है, उसमें थोड़ा नमक मिला दो और नमक मिला करके उसके साथ शहद भी मिला सकते हैं, मिला करके लेई बना करके जहां पे मोच लगी है वहां पे लगा के, वहां पे एक लेयर बना दे और बना के उसके ऊपर अकरकंद का जो पत्ता है उस पत्ते से उनको ढक दे या पेपर से उनको ढक दे और उसके ऊपर से गर्म पट्टी बांध दे, तब भी ये स्वेलिंग कम हो जाती है। पेन को कम करने के लिए रोटी अध काचा सेक ले और उसके ऊपर से हल्दी और नमक और ये जो मैंने शहद बताया ये भी डाल करके भी हम अगर वहां पे लेप लगाते हैं तो इससे भी हमारा पेन बहुत कम हो जाते हैं, ये भी बहुत फायदा होते हैं। सहजन की जो फली है उनकी सब्जी बना के खाने से भी हमारी पेन कम होती है। और एक चीज है, सुबह उठ करके हम जो पारिजात है, पारिजात के पत्ते को उसको कूट करके या उसको बॉयल करके उसका पानी 1 गिलास सुबह निहर मुंह अगर प्रत्येक दिन हम लेते हैं, आर्थराइटिस जैसे भयंकर बीमारी में भी ये बहुत फायदेमंद होते हैं। इसका प्रयोग भी हम अपने जीवन में ले सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी कुछ बातें को हमें ध्यान रखना होगा। जैसे नी पेन है तो उसमें जो नी पे जो मोजा आते हैं, घुटने वाली जो मोजा है, उस मोजा को अगर हम प्रयोग करते हैं या गर्म पट्टी का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत फायदा होते हैं। यूरिक एसिड जिस चीज से बढ़ता है उस चीज का आहार में हम लेना कम कर दे। जैसे पनीर है, जैसे सोयाबीन है और पनीर है, सोयाबीन है, मशरूम है, ये जो लोग शाकाहारी हैं इसका इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल को कम कर दें। दाल की मात्रा को कम कर दें। एक चीज को बढ़ाएं, तिलहन को भिगो करके उसको कूट के उसको चटनी बना करके खाएं, ये भी इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ऐसे मूलभूत कुछ बातें हैं जिसका अगर हम प्रयोग करें और इसके साथ साथ हम योगा करें। जितनी भी हमारी जॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स में लॉकिंग होता है और इस लॉकिंग से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? योगा करना पड़ेगा। और उस योगा में खास करके हम ठंड के समय बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो बैठ के प्राणायाम करें, अनुलोम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें और उसके बाद हम सूर्य प्रणाम करें। और घर के अंदर जितने भी जॉर्किंग्स हैं, जितने भी उसमें जो
हम अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सारे एक्सरसाइज को हम करते हैं। सारे एक्सरसाइज के माध्यम से जैसे हम हाथ को इस तरह से धीरे धीरे मोड़ते हैं तो हमारी ये जो अंगुली फिंगर की जॉइंट्स हैं इसमें भी एक्सरसाइज होते हैं। इसको मोड़ने से हाथ की इसी जो रिस्ट है, रिस्ट को मोड़ने से, ऐसे करने से ये भी हमारी एक एक्सरसाइज हो जाती है। दोनों को ऐसे मोड़े, ऐसे ऐसे फैलाएं, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन, ये अगर हम इस तरीके से करें तो हम एल्बो जॉइंट्स में भी एक्सरसाइज हो जाते हैं। कंधे को करने के लिए कंधे को ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से मूवमेंट करें तो इससे भी हमारी एक्सरसाइज हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, सारी जॉइंट्स का एक्सरसाइज हम प्रत्येक दिन नियमित रूप से करें। आहार विहार पे ध्यान रखें, सरसों के तेल जैसे हमने बताया गर्म करें और उसका मालिश करें। और जो जो कुछ चीजें जो हमने खाने के लिए बताया, जैसे पारिजात का पत्ता बॉयल करके उसको पानी का ले, सहजन के पत्ते को भून करके भी हम खा सकते हैं। तो ऐसे कुछ छोटी चीजें हैं। अंग्रेजी में अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो इसमें एनाल्जेसिक और स्टेरॉइड के अलावा कोई मेडिसिन नहीं होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड के बढ़ाने के लिए जो ग्लूकोसामिन होते हैं और जो कैल्सीफेरल्स होते हैं, विटामिन D3, ये हमारी विटामिन डी को एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं तो कैल्सीफेरल को लेने से। और जो ग्लूकोसामिन है ये साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाता है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड को अगर जब हम बढ़ाएं, साइनोवियल फ्लूइड एक्सरसाइज करें, आहार में नियंत्रित करें, तो ये सब चीज करने से हमारा साइनोवियल फ्लूइड भी बढ़ जाती है, जिससे हम नॉर्मली पहले की तरह चलने लगते हैं। लेकिन इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये सब संभव है। ये जो लोग कर पाएंगे उनके लिए ये अच्छा होगा ही होगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों को मैं ये बात जितना मैंने संग्रह किया, जितना मैंने कलेक्ट किया, मैंने उतना आपको बताया। और मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा जो क्लिनिक है वो ये डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में और शहर के ऊपर ही आवास विकास कॉलोनी में गीतांजलि क्लिनिक के नाम से यहाँ पे चल रही है। और जो भी सेवा पाना चाहते हैं वो यहाँ पे आकर के उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सभी को मेरा पुनः नमस्कार। सभी लोग अच्छे रहिए, आराम में रहिए, आनंद में रहिए और अपने जीवन को स्वास्थ्य के साथ, खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करें।